नमस्कार। आप सभी प्रशिक्षुओं का साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग उनामा के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज के क्लास में हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड F11 के यूनिट 1 से। आप सभी को ज्ञात होगा डीएलएड के पेपर कोड F11 में आप सभी को पढ़ना है कला समेकित शिक्षा। कला समेकित शिक्षा के यूनिट 1 में आपका एक अध्याय है, एक चैप्टर है जिसमें आप सभी को पढ़ना है कला शिक्षा से कला समेकित शिक्षा की ओर अवधारणात्मक समझ, यानी कि कला शिक्षा और कला समेकित शिक्षा। आप कह सकते हैं आर्ट एजुकेशन एंड आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन। इसकी अवधारणात्मक समझ के बारे में हम आज के क्लास में, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। इस यूनिट के अंतर्गत, इस टॉपिक के अंतर्गत आज का हमारा शीर्षक है, आप सभी लिखेंगे शिक्षा में कलाएं और कलाओं में शिक्षा तथा शिक्षा द्वारा सौंदर्यानुभूति की अवधारणा। यानी कि आप बोल सकते हैं कंसेप्ट ऑफ आर्ट्स इन एजुकेशन एंड एजुकेशन इन आर्ट्स एंड एस्थेटिक सेंस थ्रू एजुकेशन। हम जानेंगे कंसेप्ट ऑफ आर्ट्स के बारे में एंड कंसेप्ट ऑफ आर्ट्स इन एजुकेशन एंड एजुकेशन इन आर्ट्स एंड एस्थेटिक सेंस थ्रू एजुकेशन। आज का बहुत मजेदार आपका टॉपिक है शिक्षा में कलाएं और कलाओं में शिक्षा तथा शिक्षा द्वारा सौंदर्यानुभूति की अवधारणा के बारे में हम बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और समझते हैं आपके जो प्राथमिक स्तर के जो पाठ्यचर्या है उसमें कला समेकित शिक्षा का जुड़ाव कैसा रहा है, कैसे हम कला को, आर्ट एजुकेशन को आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन की ओर हम रुख कर सकते हैं, उसके बारे में हम समझेंगे। और साथ ही साथ जो एस्थेटिक पर्पस है, यानी कि सौंदर्यानुभूति की जो अवधारणा है, उस कंसेप्ट को भी, उस अवधारणा को भी हम क्लियर करेंगे। यदि आपकी परीक्षा में इस तरह के प्रश्न आते हैं, यानी कला शिक्षा से, कला समेकित शिक्षा से आप क्या समझते हैं, तो इसमें आप आसानी से इस उत्तर को लिख सकते हैं जो कि हम आज के क्लास में बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो सबसे पहले जब इसका हम उत्तर लिखना शुरू करेंगे तो आप लिखेंगे इसमें प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर कला शिक्षण क्यों होना चाहिए तथा कैसे होना चाहिए। आप यहाँ पर प्रश्न से ही उत्तर लिखना शुरू करेंगे, यानी कि आप स्वयं प्रश्न करेंगे जो कि आपका उत्तर होगा। आप लिखेंगे प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर कला शिक्षण जो है क्यों होना चाहिए तथा कैसे होना चाहिए। इस पर जो है कला शिक्षक की कुशलता तथा उसकी सूझबूझ एवं शिक्षण विधियों के अनुभव उपयोग में आते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं जो प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक जो शिक्षण स्तर है, जो उसके विद्यार्थी हैं, वहाँ पर यदि हम कला शिक्षण करा रहे हैं, बच्चों को आर्ट सिखा रहे हैं, तो कैसा होना चाहिए, ये सारा डिपेंड करता है, सारा निर्भर करता है वहाँ के कला शिक्षक पर, यानी कि आर्ट टीचर पर। उसकी सूझबूझ एवं उसकी शिक्षण विधि क्या है, टीचिंग मेथड क्या है, किन शिक्षण विधियों का प्रयोग करता है, इस पर वो पूरी तरह से निर्भर होता है। क्योंकि आप सभी जानते होंगे, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में डॉक्टर विक्टर लोएनफील्ड के बारे में जाना था, यानी कि बच्चों में कलात्मक विकास के जो सिद्धांत होते हैं, जो चरण होते हैं, उस चरण के बारे में हमने जाना था पिछले वीडियो में। उसमें हम सभी बात किए थे कि बालक क्या होते हैं, जन्म से ही या स्वभाव से ही कला प्रिय होते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं, जो प्राथमिक या उच्च प्राथमिक में पढ़ते हैं, वो क्या होते हैं, कला प्रिय होते हैं, या आप कह सकते हैं कलाकार ही होते हैं, या उनके अंदर कला का विकास होता है। तो जो कला का ये चरणबद्ध विकास होता है, इसके बारे में हम बात किए थे डॉक्टर विक्टर लोएनफील्ड के सिद्धांत के बारे में। उन्होंने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसमें उन्होंने ये बताया था कि किस अवस्था में बच्चे कितने कलाकार होते हैं और उम्र की कौन सी अवस्था है जहाँ पर जाते जाते वो एक संपूर्ण कलाकार बनते हैं या फिर कलाकार बनने से वो विमुख हो जाते हैं। तो एक शिक्षक का काम क्या होता है, एक कला शिक्षक का काम होता है, वर्क क्या होता है, जो बच्चों में जो कला की जो अवस्था होती है, जो सुप्त दशा में होती है, यानी कि सोई अवस्था में होती है, उसको जगाना होता है, यानी कि उन्हें प्रेरित करना होता है।
एक छोटे बच्चे को कला सिखाना बहुत ही आसान है। आसान क्यों है? क्योंकि उनके अंदर पहले से ही कला का गुण होता है, पहले से वो कला प्रिय होते हैं। बस उनके अंदर जो गुण है उस गुण को आपको पहचानना होता है, उन्हें याद दिलाना होता है, ताकि उस गुण को बाहर ला सके और कला में वो बेहतर प्रदर्शन कर सके। सामान्यतः देखा गया है कि विद्यालयों में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर कला को जो है अनिवार्य विषय के रूप में मान्यता प्रदान की गई है या की जाती है। आप किसी का भी पाठ्यक्रम ले लीजिए, चाहे वो CBSE हो या PSEB हो, कोई भी पाठ्यक्रम आप लेंगे तो आप पाएंगे कि जो प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के जो विषय होते हैं उसमें आर्ट एजुकेशन को, कला एजुकेशन को शामिल किया गया है। जहाँ तक कि आपका DLED के पाठ्यक्रम में भी पेपर कोड F11 में आर्ट एजुकेशन, आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन यानी कला समेकित शिक्षा को भी शामिल किया गया है। तथा ये सब आगे बढ़ते यानी कि आपने अभी तक लिखा प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर कला को क्या किया था, एक नेसेसरी पेपर के तौर पर रखा जाता है, यानी कि अनिवार्य पेपर के तौर पर इसे रखा गया है। और लेकिन इसे हम यदि आगे कक्षाओं में जाते हैं, यानी कि उच्चतर कक्षा में यदि हम बात करें तो कला को, आर्ट को एक ऐच्छिक विषय के रूप में भी मान्यता प्रदान की जाती है, यानी कि ऑप्शनल पेपर के रूप में कला को जो है रखा जाता है। यानी कि आप +2 करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, तो उसमें आप देखते होंगे एक ऑप्शनल पेपर के तौर पर यानी कि ऐच्छिक विषय के रूप में जो है कला को रखा जाता है। अनिवार्य विषय के रूप में बालकों को जो है प्रमुख रूप से जिन कलाओं का शिक्षण दिया जाता है शिक्षा में, उन कलाओं के रूप का वर्णन हम एक एक करके समझेंगे आगे। यानी कि हम बात किसकी करेंगे, हम बात करेंगे जो उनका अनिवार्य विषय है, नेसेसरी पेपर है, उसमें कला के कौन कौन से भाग हैं, किस किस भागे की जो है शिक्षा दी जाती है, उसे हम निम्नलिखित प्रकार में समझ सकते हैं। पहला प्रकार में आप लिखेंगे शिक्षा में नृत्य कला, दूसरे में आप लिखेंगे शिक्षा में चित्रकला, एवं तीसरा में आपको लिखना है शिक्षा में संगीत कला, और चौथा में आप लिखेंगे शिक्षा में नाट्य कला। तो ये जो चार जो प्रकार होते हैं वो क्या किया गया है, इसे डिवाइड किया गया है, यानी बांटा गया है। जो उनके नेसेसरी पेपर हैं, जो उनके आप कह सकते हैं जो बच्चों के अनिवार्य विषय हैं, अनिवार्य विषय में इन चारों को शामिल किया गया है। क्योंकि आपका ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसीलिए हम आज के क्लास में इस वीडियो में 2 प्रकार की बात करेंगे, यानी कि शिक्षा में नृत्य कला एवं शिक्षा में चित्रकला। इस 2 के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में, और इस वीडियो के भाग 2 यानी कि पार्ट 2 में हम 2 और जो कला थी, शिक्षा में संगीत कला और शिक्षा में नाट्य कला, इन 2 के बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में, यानी कि पार्ट 2 में। तो चलिए 2 मेरा जो भाग है, पहले इन 2 भागों पर विशेष रूप से चर्चा करते हैं आज की क्लास में। तो आप सभी ने हेडिंग दे ही दिया होगा, आप सभी ने हेडिंग दिया है शिक्षा में नृत्य कला। नृत्य कला का, डांस फॉर्म का एजुकेशन में क्या योगदान है, इसके बारे में हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आप क्या करेंगे, एक में आपने हेडिंग दिए होंगे शिक्षा में नृत्य कला। शिक्षा में नृत्य कला के अंतर्गत आप लिख सकते हैं कि भारत में जो है सामान्य रूप से भारत के विद्यालयों में नृत्य कला की शिक्षा प्रदान की जाती है। आप सभी को ज्ञात होगा, भारत के जितने भी विद्यालय हैं, लगभग सभी विद्यालय में सामान्य रूप से जनरल तौर पर जो है नृत्य कला की शिक्षा उन्हें प्रदान की जाती है। नृत्य कला की शिक्षा में प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर लोक नृत्य तथा स्थानीय स्तर पर प्रचलित नृत्यों की शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यालय में जो नृत्य कला का सिलेबस होता है, जो डांस का पाठ्यक्रम होता है, उसमें क्या करते हैं, जो भी भारत के जो नृत्य हैं उन सभी की जो है उन्हें पढ़ाया जाता है, उनके बारे में उन्हें बताया जाता है। उसके अलावा जो आपके क्षेत्रीय लेवल के जो नृत्य हैं, स्थानीय स्तर पर जो नृत्य हैं या फिर लोक नृत्य हैं, उस सब के बारे में भी बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है, यानी कि बताया जाता है। इसमें आगे देखा जाता है कि जब बालकों को नृत्य कला में रुचि हो जाती है, यानी बालक नृत्य कला में इंटरेस्ट लेने लगते हैं, तब बालकों को जो है
विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय स्तर के नृत्यों के बारे में भी ज्ञान कराया जाता है। यानी कि पहले क्या किया था, पहले आपका जो फोक डांस था, फोक डांस में क्या था, जो क्षेत्रीय नृत्य थे, फोक डांस के बारे में पहले छात्रों को पता रहता है। जब छात्र इसमें रुचि लेने लगते हैं, इंटरेस्ट लेने लगते हैं, तब क्या किया जाता है, तब उन्हें और भी जो नृत्य हैं जो भारत स्तर पर प्रचलित हैं उसके बारे में उन्हें बताया जाता है, उसके बारे में उन्हें ज्ञान दिया जाता है। यदि हम एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर कुछ राष्ट्रीय स्तर के नृत्यों की बात करें तो उनमें आप लिख सकते हैं घूमर, गरबा, पनिहारी और भांगड़ा। ये सब क्या है, नृत्य कला के विविध रूप हैं। इसके अलावा कुछ शास्त्रीय यदि नृत्य की हम बात करें तो शास्त्रीय नृत्य में आपके कथक, कुचिपुड़ी इत्यादि जो है राष्ट्रीय स्तर के नृत्य कला के रूप में माने जाते हैं। हम नृत्य कला के यदि विभिन्न रूपों की बात करें, यदि विभिन्न रूपों के शिक्षण में मूल समाहित उद्देश्यों पर यदि हम चर्चा करें तो इसे भी हम निम्नलिखित भागों में परिभाषित कर सकते हैं। यानी कि जो हमने भाग 1 में जो लिखे हैं तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, एक और कॉलम दे सकते हैं, यानी कि आप सेक्शन ए देकर इसे लिख सकते हैं। नृत्य कला के तौर पर जो नृत्य कला के जो विविध रूपों के जो शिक्षण के मूल समाहित उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों को भी हम एक एक करके समझ सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, भाग बांट सकते हैं। यानी कि आप सेक्शन ए में लिखेंगे विद्यालय को नृत्य कला के विविध रूपों से परिचित कराना, जिससे छात्र स्थानीय संस्कृति की नृत्य संबंधी विद्याओं एवं राष्ट्रीय स्तर की नृत्य संबंधी विद्याओं से परिचित हो सके। हमें करना क्या है, विद्यालय को जो है नृत्य कला के विविध रूप, जितने भी नृत्य कला के रूप हैं, चाहे वो क्षेत्रीय हो या फिर राष्ट्रीय स्तर के हो, सभी प्रकार के नृत्यों के बारे में छात्रों को अवगत कराना है ताकि वो हर तरह के भारत की सभ्यता संस्कृति को बेहतर तरीके से समझ सके। चलिए अब आप बी में लिखेंगे। इसके बाद आपको लिखना है, बी में आपको लिखना है कि विद्यालय का विविध प्रकार के नृत्यों के माध्यम से सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने का प्रेरणा प्रदान करना, जिससे वह विद्यालय में आयोजित प्रत्येक सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यक्रम में अपनी सहभागिता का प्रदर्शन कर सके। सेक्शन बी में आपको क्या लिखना है, बी में आपको लिखना है कि विद्यालय का जो विभिन्न प्रकार का जो नृत्य होते हैं उन नृत्यों का हम प्रयोग कहाँ कर सकते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करने में, कोई भी सामाजिक कार्यक्रम में, सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन करके, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करके इसमें हम इस तरह के नृत्यों का प्रदर्शन कर सकते हैं, जिससे कि छात्र उसमें भाग ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपनी कला का बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। इसके बाद आप लिखेंगे 3 नंबर में, यानी कि सी में आपको लिखना है, सी में लिखेंगे छात्रों को नृत्य कला के विविध स्वरूपों से परिचित कराना। नृत्य के विविध स्वरूप होते हैं, जैसे कि आप सभी जानते होंगे, आपका एक होता है सोलो डांस, सोलो डांस, सोलो डांस होता है, एक होता है ग्रुप डांस, ग्रुप डांस, सोलो डांस और ग्रुप डांस। सोलो डांस क्या होता है, सोलो डांस में जो कलाकार होता है वो अकेले ही अपनी कला की प्रस्तुति देता है। सोलो डांस को आप एकल नृत्य भी बोल सकते हैं। उसके बाद दूसरा होता है ग्रुप डांस। ग्रुप डांस में क्या होता है, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, समूह डांस। समूह डांस में छात्रों के समूह के द्वारा, एक ग्रुप के द्वारा अपनी कला का प्रदर्शन किया जाता है। तो आप बच्चे को ये बता सकते हैं कि जब हम सोलो डांस करेंगे तो किन किन सावधानियों को बरतना है, कैसे प्रस्तुतिकरण करना है। और यदि हम ग्रुप डांस करते हैं तो ग्रुप डांस में कौन सा छात्र की उपस्थिति कहाँ होगी, किसका प्रवेश कब होगा, संगीत के किस भाग में या गाने के किस भाग में, किस एरिया में उसका एंट्री होगा, कितने देर तक वो मंच पर रहेगा, इन सब के बारे में भी आप बच्चों को अवगत करा सकते हैं, बच्चों को बता सकते हैं। जब 3 हो गया, आप चौथा लिखेंगे डी में। आप डी में लिख सकते हैं हेडिंग एंड डी। डी में आपको लिखना है नृत्य कला के माध्यम से छात्रों में हाव भाव के प्रदर्शन की कला का विकास किया जाता है।
यानी कि इसमें इम्प्रेशन की कला जो होती है, हाव भाव की कला होती है, इसका जो है नृत्य कला में विकास होता है। आप सभी जानते होंगे जब किसी के द्वारा डांस किया जाता है या नृत्य की प्रस्तुतिकरण की जाती है तो उसमें हाव भाव का, चेहरे के हाव भाव का, हाथों के एक्सप्रेशन का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है। यदि हम नृत्य कला की भरतनाट्यम की यदि हम बात करें तो भरतनाट्यम में आप सभी देखते होंगे कैसे चेहरे के हाव भाव का उसमें प्रदर्शन किया जाता है, यानी कि सजीव प्रदर्शन किया जाता है। उसी तरह यदि हम कथक की बात करें, आप सभी कथक देखें, कथक डांस देखिएगा। कथक डांस में सबसे प्रसिद्ध जो नृत्यकार हैं, डांसर आप बोल सकते हैं उनको, उनका नाम है बिरजू महाराज, जो कि बनारस घराने से आते हैं। आप बिरजू महाराज का कथक डांस देखिए तो उनके जो चेहरे का हाव भाव है, जो चेहरे का एक्सप्रेशन है, आप उसमें देखेंगे पूर्णतः आपको एक सजीव हाव भाव दिखाई देगा। तो नृत्य कला के माध्यम से डी में आप चौथे में आप लिखेंगे कि जो चेहरे का जो हाव भाव होता है जिससे हम एक सजीव प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं। नृत्य कला के माध्यम से छात्रों में हाव भाव के जो प्रदर्शन कला का विकास होता है, इसका इसमें उनका विकास होता है, बोल सकते हैं उनकी बढ़ोतरी होती है। आप अगर 4 लोग या 5वां लिखेंगे, आप ई में लिख सकते हैं। ई में आपको लिखना है 5वें नंबर में, नृत्य कला के माध्यम से छात्रों में अंग संचालन की क्रियाओं को व्यवस्थित करने के प्रयास किए जाते हैं। यानी कि जो अंग संचालन होगा, जैसे मैंने कहा कि बॉडी का एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए, किस धुन पर, किस टोन पर आप कैसे प्रदर्शन करेंगे, इसके बारे में जो है बच्चे सीखते हैं। जिसमें छात्र जो है गीत या कविता के भाव को नृत्य के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं, यानी कि बेहतर तरीके से उसे प्रदर्शित कर सकते हैं। तो हमने यहाँ 5 भाग में, यानी कि नृत्य की प्रस्तुतिकरण से शिक्षा में नृत्य कला को जोड़ने से हमें किन किन चीज़ों का फायदा होता है, जिसका हमने आपका टॉपिक था शिक्षा में नृत्य कला, जिसके अंतर्गत आप जान रहे थे हमने यहाँ पर 6 भागों में जाना, 5 भागों में, 6 नहीं था 5 था ये, हमने 5 भागों में जाना कि नृत्य कला के प्रस्तुतिकरण से छात्रों में जो है किन किन चीज़ों का विकास होता है। तो शिक्षा में जो है नृत्य कला के रूप को हमने यहाँ जाना। अब आप सेकंड में आपका 1 तो हो गया है, अब क्या करेंगे आप 2 लिखेंगे। 2 नंबर में आपको लिखना है शिक्षा में चित्रकला, यानी कि एजुकेशन में पेंटिंग के बारे में, शिक्षा में चित्रकला के बारे में हम बात करेंगे। तो आप हेडिंग देंगे शिक्षा में चित्रकला। इसमें आपको लिखना है प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रमुख रूप से बालकों को चित्रकला संबंधी ज्ञान प्रदान किया जाता है। जैसे कि मैंने 1 में जान रहा था शिक्षा में नृत्य कला में क्या होता है, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रमुख रूप से बालकों को जो है नृत्य कला सिखाई जाती है। ठीक उसी प्रकार बालकों को चित्रकला संबंधी, यानी कि पेंटिंग से संबंधित भी उन्हें ज्ञान प्रदान किया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के फल एवं साड़ी के डिजाइन इत्यादि के चित्र बनाना उन्हें सिखाया जाता है। बच्चों क्या सिखाया जाता है, आप सभी जानते होंगे चित्रकला में उन्हें बच्चों को जो है विभिन्न प्रकार की हम डिजाइनें बनाना सिखाते हैं। यहाँ पूरे फ्रूट का बनाते हैं, जैसे कि हम आप सिखा सकते हैं बच्चे को कि हम मैंगो कैसे बनाएंगे। बच्चे जो है इस तरह से आसानी से आम का फिगर जो है बना सकते हैं। आप बच्चों को आम बनाना सिखा सकते हैं, या फिर कोई भी डिजाइन, माने कि क्लॉथ का डिजाइन या फिर साड़ी का डिजाइन उन्हें बताना है तो साड़ी के बॉर्डर का डिजाइन भी आप आसानी से बच्चे को बता सकते हैं कि आप किस तरह से कोई भी डिजाइनिंग का काम कर सकते हैं। मान लीजिए आप इस तरह से उन्हें बहुत ही आसान डिजाइन बच्चों को बता सकते हैं। जैसे कि हम आप सभी के लिए छोटा सा साड़ी का डिजाइन यहाँ बता दे रहे हैं। ये सब चीज़ें आप यदि क्लास में बताएंगे तो बच्चे बेहतर तरीके से इसे समझ पाएंगे। साड़ी का एक बॉर्डर का डिजाइन है, इसे आप और भी इसमें चाहे तो डेकोरेट कर सकते हैं।
यहाँ पर क्या हुआ, एक डिजाइन हो गया। अब जो ये कॉलम जो है सब में हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कलर भर देंगे, अलग कलर्स रंग देंगे। तो एक सिंपल में एक साड़ी का डिजाइन हो गया, एक फ्रूट का भी अपना एक अंकन हो गया। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो है, बारीक चीज़ें जो है आप बेहतर तरीके से आसानी से बच्चे को क्लास में आप बता सकते हैं, जिससे क्या होगा, बच्चे बहुत ही चित्रों में रुचि लेंगे। कि आप सभी जानते होंगे, जब चित्रकला के माध्यम से पढ़ाएंगे, बच्चों को चित्र बनाना सिखाएंगे, तो क्या करेंगे, बेहतर तरीके से वो सब चीज़ों को सीख पाएंगे, उनको चित्र बनाने में मन लगेगा, उनकी पूर्ण रुचि रहेगी। क्योंकि आप सभी जानते होंगे, बालक जो है स्वाभाविक रूप से भी अपनी पुस्तिकाओं पर उल्टी सीधी रेखाएं खींचते रहते हैं और वो पूछते रहते हैं कि वो क्या बनाए हैं, वो किस चीज़ों का अंकन किए हैं। तो इस प्रकार हम देखेंगे विद्यालय में जो बालकों की जो चित्रकला का जो है ज्ञान सार्वभौमिक रूप से उनमें पाया जाता है। इस कला के लिए जो है विभिन्न आयोगों एवं समितियों के द्वारा भी समय समय पर सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं। यानी कि आप क्या देखते हैं, बच्चे जो हैं अपनी कॉपी में या फिर जो उनका जो बुक होता है उसमें वो ऐसी सीधी आड़े टेढ़ी रेखाएं खींचते रहते हैं। मान लीजिए कि बच्चों के द्वारा करे थे, कोई लाइनें खींच गई, मान लीजिए कि बच्चों ने ऐसे कुछ आकृतियाँ बना दिया, कुछ ऐसे लाइनें खींच दी हैं, तो ऐसी लाइनिंगें जो खींचते रहते हैं, आप क्या कर सकते हैं, इस लाइनों में बेहतर आकृति बनाना सिखा सकते हैं। कैसे सिखाएंगे, मान लीजिए से बच्चों ने कुछ लाइनिंग बना दिया है, तो आप उन्हें कहेंगे कि आपको कुछ करना नहीं है, बस यहाँ से चीज़ों को ऐसे मिला देना है, ठीक है। उसके बाद इसको ऐसे ले जाना है, नीचे से मिलाकर इसको बराबर कर देना है। ऐसे मिटा देंगे इसको हम, फिर इसको ऐसे लाएंगे और इसको ऐसे मिला देंगे। यहाँ पर क्या होगा, एक घर के शेप में भी ये बन सकते हैं। देखिए ऐसे इसको हम आगे मिला देंगे ऐसे, ये क्या होगा, एक झोपड़ी नुमा घर की आकृति आप तैयार कर सकते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें जो होती है, आप इस माध्यम से बच्चों को जो है कुछ भी बनाना बेहतर तरीके से सिखा सकते हैं। तो जो भी वो आड़े तिरछी रेखाएं खींचते रहते हैं या बनाते रहते हैं, उन सब चीज़ों से वो कोई भी आकृति का निर्माण बेहतर तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर देखते हैं कि बच्चे क्या करते हैं, ऐसे भी अपने मन से भी कुछ ना कुछ आकृतियाँ का निर्माण वो करते रहते हैं। तो उन आकृतियों में हमको थोड़ा बहुत सुधार करके हम बेहतर रूप बनाना उन्हें सिखा सकते हैं। क्योंकि विभिन्न आयोगों एवं विभिन्न समितियों के द्वारा भी समय समय पर ये सुझाव दिया जाता है, सुझाव प्रस्तुत किया जाता है कि आप विद्यालय स्तर पर चित्रकला शिक्षण को आप लागू कीजिए या उन्हें बताइए। यदि हम उद्देश्यों की बात करें तो उन उद्देश्यों को भी हम निम्नलिखित रूपों में समझ सकते हैं। यहाँ पर फिर सब क्या करेंगे, ए लिखेंगे। जैसे 2 का आपका था, हमने 1 में भी कुछ सेक्शन में बांट कर पढ़ा था, इसमें भी आप क्या करेंगे, 2 में पहले ए लिखेंगे। ए में यानी कि 1 में आपको लिखना है कि वो सुझाव क्या क्या है, क्या क्या फायदा होता है यदि बच्चों को हम कला के माध्यम से, आर्ट के माध्यम से उन्हें शिक्षित करें, उन्हें बताएं तो किन किन चीज़ों को सीख सकते हैं। तब क्या करना है कि ए में लिखना है आपको, चित्रकला के माध्यम से बालकों में विद्यालय व्यवस्था के प्रति रुचि विकसित की जाती है। क्योंकि बालक स्वाभाविक रूप से चित्रकला में रुचि रखते हैं। जब उनको रुचिपूर्ण क्रिया विद्यालय में उपलब्ध होगी तो वह विद्यालय व्यवस्था में विश्वास करने लगेंगे और वो विद्यालय में उनकी उपस्थिति और अधिक बढ़ जाएगी। यानी क्या होगा, यदि क्लासरूम में आप बच्चे को कला के माध्यम से, आर्ट के माध्यम से पढ़ाते हैं, चित्रकला के माध्यम से पढ़ाते हैं, तो आप सभी जानते होंगे बच्चों को जो है कला में पहले से ही रुचि होती है। और जब उनके रुचि के कार्य को, यानी कि चित्रकला को, पेंटिंग को विद्यालय में बताया जाएगा तो क्या होगा, विद्यालय के प्रति, विद्यालय व्यवस्था के प्रति उनमें विश्वास बढ़ेगा और वो क्लास में उनकी उपस्थिति बढ़ेगी। इसके बाद आप दूसरे नंबर लिखेंगे, यानी कि बी में लिखेंगे आप, दूसरे नंबर में आपको लिखना है, चित्रकला के माध्यम से छात्रों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से क्रियाशील रखने का भी प्रयास किया जाता है। क्योंकि विभिन्न प्रकार के चित्र बनाने में बालक पूर्ण मनोयोग का प्रदर्शन करता है।
आप सभी जानते हो जब आप कोई चित्र की रचना करते हैं, कोई पेंटिंग बनाते हैं, तो आपको पेंटिंग बनाने के लिए पूरे मनोयोग को लगाना पड़ता है, पूरा ध्यान लगाना पड़ता है। यानी कि जो जिस चित्र की आप रचना कर रहे हैं, तो वो चित्र कैसे बनेगा, उसका आकार कैसा होगा, पूरा आपके मन में एक खाका तैयार करना पड़ता है। उस हिसाब से आप चित्र का निर्माण कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि हमें आपके समझ से चित्र बनाकर प्रस्तुत कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप क्या करते हैं, आप बच्चे को बोले कि आप एक घर का अंकन करें, घर के आसपास कुछ पेड़ों का अंकन करें, या फिर एक सुंदर लैंडस्केप बनाए। लैंडस्केप यानी कि प्राकृतिक दृश्य का अंकन करें। तो बच्चे क्या करेंगे, किस तरह का रूप बना सकते हैं, एक हम आपके समझ से छोटा सा उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। बच्चे जो है आसानी से कुछ चीज़ों का निरूपण कर सकते हैं। ऐसे बच्चे जो है घर बना सकते हैं। घर के ऊपर जो है कुछ ऐसा बाहर जैसे धुआं निकलने के लिए कुछ चीज़ें होती है, उस तरह का अंकन कर सकते हैं। जो कि आप उन्हें कहें लैंडस्केप बनाने के लिए, प्राकृतिक दृश्य बनाने के लिए, तो क्या करेंगे, आसपास कुछ चीज़ों को निरूपित करते जाएंगे। तो पत्थर बना देंगे, सामने जो है कोई पेड़ का अंकन कर सकते हैं। पेड़ में वो क्या करेंगे, फल को भी दिखा सकते हैं, पत्ता को बना सकते हैं। वो उनके आसपास जो भी चीज है, जो भी परिस्थितियां दिखाई देंगी, उसका क्या करेंगे, वो स्पष्ट रूप से अंकन करते चले जाएंगे। वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मान लीजिए और उनको स्पेस चाहिए, तो सब चीज़ों का वो बेहतर तरीके से प्रयोग करते हुए कुछ भी बना सकते हैं। देख सकते हैं। जिसमें यहाँ पर 2 पेड़ हो गया, और भी कुछ चीज़ों को दिखाना है, तो आगे क्या करेंगे, यहाँ पर हम आगे कुछ छोटा सा एक पोखर नुमा की कुछ आप दिखा सकते हैं। यहाँ पानी हम बना देंगे, ये आपका रास्ता हो गया। आगे दूर जो है छोटा सा भी घर दिखा सकते हैं हम। दूर बढ़ते कुछ घर बना हुआ है इस तरह से अपना। तो ये क्या करेंगे बच्चे, अपनी सोच के हिसाब से जितनी उनकी सोच होगी, जो सोच पाएंगे, सब चीज़ों का निरूपण करते जाएंगे। आकाश में भी वो कुछ चिड़िया को भी उड़ते हुए एक नेचुरल रूप दिखाने के लिए भी उसे भी वो प्रस्तुत कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा एक सुंदर प्राकृतिक दृश्य बना करके कैसे बच्चे जो हैं सब चीज़ों का बेहतर तरीके से अंकन करेंगे, बनाएंगे। यानी कि जो भी चीज़ें आप कहेंगे वो क्या करेंगे, वो आसानी से एक बेहतर वे में, जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल करके बताया, बेहतर तरीके से वो चीज़ों को बना सकते हैं और इसे प्रस्तुत भी कर सकते हैं।